अपनी ये फिनोल वाले पार्ट की ये जो सीरीज चलती है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे जो भी वीडियो डाली जाती है उसका देखा गया है कि आप लोग पूरी तरीके से रेस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं ना, तो इस वजह से काम करने का भी मन नहीं करता है। अच्छे अगर मान लो बढ़िया तरीके से देखो, पूरा देखो, तब तो ये लगे कि हाँ भाई बच्चे सारे जो बच्चे हैं वो देखने के उत्सुक हैं, इसलिए उसको बनाने की थोड़ी हमें भी इच्छा रहती है। लेकिन ये देखा गया है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें भाई कितने बच्चों ने देखा, कितनी देर तक देखा, कितने मिनट तक देखा है। तो ऐसा मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि यहाँ पता लग जाता है मेरे को, जो भी वीडियो बनाता है उसको पता रहता है, कंप्यूटर के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, कितने बच्चों ने देखा है और कितने मिनट तक देखा है, औसतन एवरेज भी आ जाती है कि भाई इतने मिनट तक के बाद में वाइंड ऑफ कर देते हैं। तो ये जो चीज है इसको थोड़ा सा आप हल्के लेने लें, क्योंकि देखो गर्मी के समय में बिना पंखा नहीं चलाया जाता है, बिना पंखे के रिकॉर्डिंग होती है और उसका फिर रेस्पॉन्स नहीं आता है तो मन नहीं करता है बनाने का। 2-4 दिन के अंदर ये बनाने का यही उद्देश्य है कि आप थोड़ा सा, अब 3 दिन में वीडियो को देखता हूँ भाई कितने बच्चों ने देखा है, 3 दिन बाद में पता लगता है कि 400-500 मिनट आ रही है। 400-500 मिनट का मतलब क्या है पता है? 50 बच्चों की 400-500 मिनट का मतलब एक बच्चे ने 2-3 मिनट देखा है मुश्किल से, और उसके बाद में ऑफ कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ठीक करें, तो इससे क्या है, फिर इसीलिए हमारा फिर बनाने का उद्देश्य नहीं रहता है ना, मैं बनाऊं और फिर जबरदस्ती पढ़ा रहे, उससे क्या फायदा है? देखे कुछ लिखे तभी तो उसका फायदा है, नहीं तो वैसे तो किताब में भी लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी बनाया जाए उसको देखो 2-3 दिन में, इसीलिए मैं रोज नहीं डाल रहा हूँ। रोज डाले तो ऐसे कैसे पड़े गए, उसमें से 2 भी नहीं देखे, ये तो 2-3 दिन में जाकर के 400-500 मिनट होती है। नहीं तो ये डेली के डेली अगर डाली जाए तो डेली में मेरे को लगता है आधे से बच्चे सारे, अब मैं सभी का नाम नहीं लेता हूँ भाई, जो पढ़ने वाले हैं वो तो आराम से देखते हैं, उनको तो पता है कि भाई मैटर अच्छा है या जो भी हमारे लिए उपयोगी है उसको देखते हैं। लेकिन बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं देख रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग इसका, कईयों ने तो घर वालों ने आपको फोन ला के दिया है, उसका तो यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं है कि और चीजों में यूटिलाइज नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में यूटिलाइज करो उसका, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये इसमें हम क्रियाएं देख रहे थे फिनोल की, और फिनोल की जो क्रिया है उसमें मैंने आपको जो CHO समूह फॉर्मलीकरण जो है वो इसके अंदर बता दिया था। अब इसमें अगली जो क्रिया है, 7वीं जो क्रिया है, वो 6 क्रियाएं हो चुकी हैं अभी तक, ठीक है। और 7वीं जो क्रिया है वो है कार्बोक्सिलीकरण। फिनोल की ये जो क्रिया, आज फिनोल तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ईथर बचेगा इसका, वो आगे देखेंगे फिर। तो कार्बोक्सिलीकरण का मतलब, जैसे फॉर्मलीकरण का मतलब था कि CHO समूह प्रवेश करना, और कार्बोक्सिलीकरण का मतलब बेंजीन वलय में COOH जो समूह है वो प्रवेश करता है। कौन सा समूह? कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो बेंजीन वलय में प्रवेश करेगा तो उसको कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। अब ये 2 तरीके से होता है कार्बोक्सिलीकरण। कैसे? पहला है इसके अंदर, वो है राइमर टीमान अभिक्रिया। पहली कौन सी है? राइमर टीमान अभिक्रिया। ये फिर से आई है, देखो पहले भी आई थी इसी पार्ट में। अभी जो CHO समूह प्रवेश किया था उसको भी राइमर टीमान कहा था, और यहाँ पे COS समूह प्रवेश करेगा उसको भी राइमर टीमान कहेंगे। तो ये जो अभिक्रिया है ये 2019 में पूछी गई थी। इसमें पूछा गया इसको 2019 के अंदर, समीकरण दिया हुआ था, और उस समीकरण में पूछा था कि कंप्लीट करो इसका, क्योंकि मैंने बताया नाम से नहीं आता है। नाम से आएगा तो बच्चे चाहे वो लिखे चाहे ये लिखे, सही माना जाएगा दोनों में। और अगर समीकरण लिखी जाती है तो फिर स्पेशल समीकरण हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, फिनोल जो है, ये फिनोल है, इस फिनोल की जो क्रिया है वो करवाई जाती है आपकी CCl4 के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस दूसरा लिया जाता है KOH। अच्छा, उस वाली राइमर टीमान में क्या था? KOH था, और यहाँ इसकी जगह क्लोरोफॉर्म था। क्या था यहाँ पे? क्लोरोफॉर्म। वहां सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना था, यहाँ बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल। तो ये क्रिया होती है इसमें, इसकी क्रिया होगी तो देखो क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। ये इस तरीके से OH, और ये आपका COOH,
इसको कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। दिखाई दे रहा है ना, सैलिसिलिक अम्ल, क्या नाम है इसका? सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे? फिनोल जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH की उपस्थिति में CCl4 के साथ में क्रिया करता है तो सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। इस क्रिया को कहते हैं राइमर्टिमान। क्या बोलते हैं इसको? राइमर्टिमान अभिक्रिया कहते हैं। जो लिखा है समीकरण में वही ऊपर लिखना है, ठीक है ना। ये आपका फिनोल और ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक, और ये आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये कौन सी क्रिया कहलाती है? राइमर्टिमान अभिक्रिया कहलाती है। कौन सा समूह प्रवेश किया? COH समूह प्रवेश करता है, इस क्रिया को कहते हैं। अच्छा, इसमें और क्या बनेगा? और देखो 4 KCl बनेंगे, प्लस में यहाँ लिख रहा हूँ 4 KCl बनता है, प्लस में H2O। ठीक है, और H2O के कितने? 3 अणु H2O के बनते हैं, 3 अणु H2O के, 4 अणु KCl के बनते हैं। मेन उत्पाद अपना ये है सैलिसिलिक अम्ल, इसको कहते हैं राइमर्टिमान अभिक्रिया। ठीक, इसके बाद अगली है, देखो CHO समूह में प्रवेश करवाना है। अगली जो क्रिया है इसको बोलते हैं हम आपकी तो ये क्या नाम है? कोल्बे-सिमिट अभिक्रिया। कौन सी है? कोल्बे-सिमिट। देखो B है इसका कोल्बे-सिमिट अभिक्रिया, ये है आपकी कोल्बे-सिमिट अभिक्रिया। ठीक है, अब कोल्बे-सिमिट अभिक्रिया में क्या होगा? इसमें भी COH समूह प्रवेश करेगा। कौन सा समूह प्रवेश करता है? COH समूह प्रवेश करता है। इसके अंदर भी सैलिसिलिक अम्ल ही बनेगा। तो ये देखो क्रिया कैसे होगी। इसमें क्या होता है? सबसे पहले फिनोल की जो क्रिया है, जो मैं बोल रहा हूँ वही इसका क्या नाम है, ये है हिंदी है इसकी, जो इधर लिखी जा रही है वही। देखो यहाँ ये फिनोल लिख दिया, ठीक है, OH। सबसे पहले इसकी क्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिनोल की क्रिया किससे करवा रहे हैं? NaOH के साथ। तो जैसे ही NaOH के साथ में करवाएंगे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। इसमें से देखो OH, और ये जल इसमें से बाहर हो जाएगा H2O के रूप में। तो ये माइनस लिख दिया मैंने, H2O। क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड। बड़ी क्रिया है थोड़ी सी ये O और ये Na, इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इसके बाद आगे क्या होता है? इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करवाई जाती है। तापमान रखा जाता है 398 केल्विन। तो यहाँ पे CO2 प्रोवाइड करते हैं इसमें, और 398 केल्विन इसका ताप रखा जाता है। 398 केल्विन ताप पर CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं इसमें। और जैसे CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं सोडियम सैलिसिलेट बनता है। क्या बनेगा? सोडियम सैलिसिलेट। आगे देखो लिख जाएगा, दिख जाएगा, दिख रहा है ना। यहाँ पे ये O और ये H और ये COONA दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा। चलो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, दिखाई दे जाएगा। ये OH और ये COONA, अब दिख रहा है? हाँ, ये है सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट, क्योंकि सैलिसिलिक अम्ल है तो सैलिसिलिक अम्ल में से वो H हटा करके Na लगा दिया जाए तो सैलिसिलेट बनता है, और सोडियम सैलिसिलेट बनता है। तो ये सोडियम सैलिसिलेट बना। अब इस सोडियम सैलिसिलेट की आपको क्या करवानी है? किसी अम्ल की उपस्थिति में अपघटन करवाना है। HCl ले लिया है, अम्ल की उपस्थिति में अपघटन कराया। तो जैसे ही अम्ल की उपस्थिति में अपघटन कराएंगे तो ये H जो है ये यहाँ लग जाएगा और Cl इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ये सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। तो देखो इस तरीके से ये O और ये H और ये COOH, ठीक है, इसको बोलेंगे सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, ये बनता है इसके अंदर। तो ये कौन सी क्रिया है? कोल्बे-सिमिट। इसको याद करने का तरीका है सिमिट। सिमिट का मतलब सैलिसिलिक, S आ रहा है तो इसमें भी सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है ना। तो ये क्रिया है वो सैलिसिलिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया है, जिसको कोल्बे-सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। COH समूह प्रवेश कर रहा है। फिर दिखेंगे कैसे ऊपर देखो।
फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बनाता है, और ये सोडियम फिनोक्साइड 358 केल्विन तापमान इसमें CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं, तो किसमें कन्वर्ट होता है, ये सोडियम सैलिसिलेट में। किसमें कन्वर्ट होता है, सोडियम सैलिसिलेट। फिर सोडियम सैलिसिलेट का क्या किया, अपघटन किया अम्ल की उपस्थिति में। जैसे अम्ल की उपस्थिति में अपघटन होता है तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल। इस क्रिया को कहते हैं कोल्बेट-सिमिट अभिक्रिया। हालांकि इसको देखो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो किताब में ऐसी कैसी लिखी है, लेकिन जो पहले जो रिएक्शन थी इसमें इसको यहाँ पे हुआ कैसे, ये आपको कैसे पता लगेगा। देखो यहाँ ये H है, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे ये सोडियम ये इससे जुड़ता है तो होता क्या है, देखो CO2 को मैं दूसरे तरीके से पता लिख रहा हूँ। हालांकि कंफ्यूज करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं आपको, लेकिन दूसरे तरीके से भी इसको बताया जा सकता है। वो कैसे बताया जा सकता है, मैं यहीं पे इसको देखो करके चेंज करके आपको बताता हूँ। ये सोडियम फिनोक्साइड है तो ये ऐसे कैसा ऊपर की ओर है, और यहाँ ये CO2 है तो ये देखो ये COOH ये है, ठीक है। और इसके बाद में फिर HCl से अपघटन कराएंगे तो यहाँ से टूट जाएगा NaH, तो ये भी इसके अंदर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये है कोल्बेट-सिमिट अभिक्रिया। ये क्रियाएं कौन सी हैं, COOH समूह बेंजीन बल में प्रवेश करता है तो उसकी क्रियाएं। इसके बाद 8वीं क्रिया है इसमें हाइड्रोजनीकरण। अब हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है, H2 को जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजनीकरण कब होगा, हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकल या प्लेटिनम की उपस्थिति के अंदर हाइड्रोजन गैस अगर फिनोल में प्रोवाइड कर दोगे तो हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, और उसके द्वारा क्या बनेगा, हेक्सेनोल बनेगा। क्या बनेगा, हेक्सेनोल। तो देखो कैसे बनेगा, ये इसके अंदर फिनोल है, यहाँ पे ये OH, हमने क्या किया, हाइड्रोजन प्रोवाइड करी है, किसकी उपस्थिति में, Na की उपस्थिति में, या इनमें से कोई सा भी उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण है। तो यहाँ पे ये प्रत्येक जो डबल बॉन्ड है इसको देखो ऐसे, ये इस तरीके से, ठीक है ना, और यहाँ एक एक सबके पास लगा है। तो यहाँ पे 3 अणु हाइड्रोजन के लिए जाते हैं, तो ये 6 हाइड्रोजन जो है वो बेंजीन के जुड़ जाएंगे। तो ये 1 टूटेंगे तो 2-2 सिग्मा बनेंगे ना हर में। तो यहाँ पे देखो ये जैसे ही इसमें टूटता है, ऊपर वाला कुछ चेंज नहीं किया तो ऐसे कैसे रख दिया हमने। अब देखो एक एक बार और एक्स्ट्रा हो जाएगा इन सब में, एक तो था ही पहले हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा हो जाएगी इसके अंदर। तो ये H ये सारे जो H हैं ये इससे जुड़ जाएंगे। पहले 6 तो 6 ही, और 6 और जुड़ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोहेक्सेनॉल। ये उत्पाद बनता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। छोटी सी अभिक्रिया इंपोर्टेंट बन सकती है कि फिनोल में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। क्लियर। इसके बाद अगली अभिक्रिया देखो, समझ में आ गई नहीं, ये लिखा है ऊपर, ये इसकी हिंदी है। इसके बाद तीसरी क्रियाएं हैं इसकी, और जो लास्ट क्रियाएं हैं, और लास्ट में C प्रकार की। देखो पहली तो OH समूह की क्रिया, बेंजीन वलय की क्रिया, बेंजीन वलय की चल रही थी अभी। इसके बाद में संयुग्मन अभिक्रियाएं, थर्ड है इसकी C, वो है संयुग्मन अभिक्रियाएं। संयुग्मन अभिक्रियाएं देखो क्या होती है, यानी बेंजीन जो है जब किसी दूसरे यौगिक के साथ में क्रिया करता है तो एक योगात्मक उत्पाद बनता है, जुड़ते हैं उसमें, संयुग्मन होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयुग्मन अभिक्रियाएं कहते हैं। और ये देखो कौन कौन सी हैं, इसमें 3 प्रकार की क्रियाएं हैं इसके अंदर। सबसे पहली है आपकी एसीटोन के साथ। एसीटोन के साथ में जब क्रिया करता है फिनोल, संयुग्मन अभिक्रिया, तो एक उत्पाद बनता है, योगात्मक उत्पाद है ये सारे जिसको कहते हैं बिसफिनोल A। इसको बोलेंगे बिसफिनोल A बनता है, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे एसीटोन लिया, C डबल बॉन्ड होगा, ये इस तरीके से CH3 और ये CH3 एसीटोन है। इस एसीटोन की क्रिया कैसे करवानी है, फिनोल के साथ। तो जैसे फिनोल के साथ में क्रिया कराएंगे तो ऐसे लिखना है फिनोल को, इस तरीके से, ये OH और ये H। थोड़ा सा आगे की ओर लिख देते हैं, ठीक है। एक और लेना है, दोनों काम में लिए जाते हैं, इसमें ऊपर लिख देता हूं, ये OH और
और ये H। यहाँ से ये जल का अणु निकलता है, इसमें से क्या निकलेगा H2। और जैसे ही H2 निकलेगा तो अभी दोनों जोड़ देने हैं, तो जोड़ देने हैं तो इस तरीके से दिखाई दे जाएगा ना यहाँ। तो ये पहले तो C ये लिखता हूँ, CH3 और ये CH3, ये पीछे का पोर्शन है ऐसे कैसा। इसके बाद में आगे देखो, ये इधर और इधर, यहाँ ये फिनोल है, इधर की साइड ये फिनोल है, दिख रहा है ना। ये OH और ये OH, इसको कहते हैं फिनोल विषय। क्या बोलते हैं इसको? फिनोल विषय कहा जाता है। समझ आया? कौन सी अभिक्रिया है? एसीटोन के साथ में संयुग्मन। क्या कहा? फिनोल एसीटोन के साथ में जब क्रिया करता है तो फिनोल विषय बनाता है। क्या बनाता है? फिनोल विषय। ये जो क्रिया है ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। कंसंट्रेट H2SO4 इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है। तो इसके कारण से फिनोल बिसफिनोल A बनता है या फिनोल विषय बनता है। ठीक है। इसके बाद दूसरी क्रिया है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट क्रिया है इसके साथ में भी। आपकी बार इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा फिनोल में से, और 2 नंबर आएंगे एल्कोहल में से, तो डेफिनेटली है, ध्यान रखना है। इसके बाद लेना है दूसरा B, वो है आपकी BDC के साथ में, बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड, BDC के साथ। और BDC के साथ में जब क्रिया करता है तो उत्पाद क्या बनता है? उत्पाद बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बनता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, युग्मनीय अभिक्रियाएं हैं, जुड़ने हैं। तो यहाँ पे BDC फिनोल ले लिया, पहले तो ये फिनोल लिया, ये OH, ठीक, और इधर ये H लगा दिया। दूसरा क्या लेना है? BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये ले लेते हैं, थोड़ा सा पीछे बनाना पड़ेगा इसको। यहाँ पे ये Cl और ये N2 और ये आपकी BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। क्या बाहर निकलेगा इसमें से? HCl निकलते ही इसको क्या करना है? जोड़ना है। और जैसे इसको जोड़ते हैं तो ये देखो माइनस क्या कर दिया मैंने? HCl लिख दिया। अब इसको जोड़ना है ये इस तरीके से, यहाँ पे ये OH और इधर ये जुड़ गया N डबल बॉन्ड N, और ये आपकी इधर, इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी। ये पैरा पे हाइड्रोक्सी है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो, ये एजो समूह है, एजो बेंजीन। ये क्या है जी? ये डाइज है, रंग करने के लिए काम में, रंग के लिए काम में लेते हैं इसको। ठीक है ना, नारंगी रंग का रंजक है ये, जो कपड़ों के अंदर रंगीन कपड़े बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो डाइज बोलते हैं उनको। तो ये रंजक काम में लिया जाता है। ये उसमें भी आएगी 17 पार्ट में, जो डाइज वाला है ना, उसके अंदर भी ये समीकरण आएगी। ठीक है। तो क्या लिया मैंने? यहाँ लिया फिनोल, ये फिनोल लिया, और यहाँ लिया BDC, और BDC का पूरा नाम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक। और ये इसके साथ में क्रिया करता है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको रंजक कहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। इसके बाद अगली जो क्रिया है इसमें, वो देखो क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अगली क्रिया है C, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ में है? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में। देखो इसमें जब ये क्रिया करता है तो इंडिकेटर बनाता है जिसका नाम फिनोफ्थलीन। क्या नाम है? फिनोफ्थलीन। क्या नाम है इसका? फिनोफ्थलीन। तो देखो ये फिनोफ्थलीन कैसे बनेगा, इसकी समीकरण देखें। तो यहाँ पे इसमें थोड़ी सी बड़ी है समीकरण, तो पहले तो लिखते हैं आपका थैलिक एनहाइड्राइड। ये देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इस तरीके से, इसको तो बोलते हैं थैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? थैलिक अम्ल, क्योंकि 2 डस हैं, थैलिक के 2 डस होती हैं ऐसी, तो 2 डस हैं तो इसलिए इसको थैला बोला जाता है। और थैलिक COH है तो थैलिक अम्ल हो गया है।
ठीक है ना। अब इसको एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, एनहाइड्राइड के अंदर। तो इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाएगा। देखो ये इस तरीके से अगर H2 कर दिया जाए तो ये बाहर निकल गया, तो बनेगा कैसे, देखो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे ये तो हो गया C डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, और ये इधर और ये ऑक्सीजन, ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका, थैलिक एनहाइड्राइड। ये है थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसकी क्रिया करवानी है फिनोल के साथ में। फिनोल के दो अणु लिए जाते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों, ये इस तरीके से, एक इधर संयुग्मन अभिक्रियाएं ये सारी, ये H और ये H, ऊपर OH लगा दो इसके, इधर भी OH, ठीक। इसको मिटा देता है इधर से। अब इसमें से क्या होगा, ये H2O का अणु बाहर निकलता है, इसमें से क्या निकला है, जल। और जैसे ही जल बाहर निकलता है तो अब बनेगा आपका फिनोफ्थलीन। तो देखो कैसे बनेगा, इसको जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे कैसा, ऊपर दोनों फिनोल हैं तो दोनों फिनोल लिख दिए इस तरीके से, ये OH ऊपर है, इसके भी OH ऊपर है, नीचे देखो ये दोनों बन जो है इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से ये कार्बन रहा आपका, और यहाँ ये इससे, ये है ऐसे कैसा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ गई, इधर देखो ये C डबल बॉन्ड O और ये इस तरीके से, ये है आपकी फिनोफ्थलीन। क्या है, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का सूत्र आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फिनोफ्थलीन का सूत्र क्या है, तो ये 17 पार्ट में भी आएगा वापस से, इंडिकेटर वाला। फिनोफ्थलीन बनाता है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है, H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है, इसको बोलते हैं फिनोफ्थलीन। ध्यान से समझना, इसको अच्छी समझना है। ये थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में क्रिया करता है तो क्या बनाता है, फिनोफ्थलीन बनाता है। ये आपने थैलिक एनहाइड्राइड ले लिया, ये फिनोल के दो अणु H नीचे रखना है, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या बाहर कर देना है, इसमें से माइनस H2, और जैसे H2 बाहर होगा ये फिनोफ्थलीन बना देगा, ठीक है। समझ आ गई बात। तो ये इसकी क्रियाएं हैं। कितनी क्रिया होगी इसकी, 3, जो कौन सी है, संयुग्मन अभिक्रियाएं हैं। एक और है इसमें, चौथी अभिक्रिया है वो HCHO के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, उसको देख लेते हैं। ये फिनोल वाला चैप्टर जो है वो खत्म होता है आपका, ईथर बचेगा इसमें, एक पार्ट, एक पोर्शन और बचता है इसका। देखो अगली है आपकी D, वो है HCHO के साथ। HCHO के साथ में जब क्रिया होती है तो इसका एक नाम और है, इसको लिडरमान से अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिडरमान से अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो लिडरमान से अभिक्रिया है, इसको देखो कैसे क्या बनेगा इसके अंदर। इसमें क्या होता है, फिनोल की जो क्रिया है वो किसके साथ में करवाई जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO के साथ में करवाई जाती है। तो इसमें दो तरीके से उत्पाद बनते हैं, एक तो ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। तो एक तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनता है और एक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनता है। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे ये हमने लिया फिनोल, ठीक है, और HCHO को ऐसे लिख दूंगा CHO, यही है, दो हाइड्रोजन एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक। और यहाँ पे ये H, एक H इधर, दोनों। जैसे इसकी क्रिया होती है तो दो तरीके के उत्पाद बनाए मैंने, किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्रिया करवानी है। कोई भी अम्ल लेना है या कोई भी क्षार लेना है, और एक तनु होंगे दोनों के दोनों, यानी डाइल्यूट आपको HCl लेना है या डाइल्यूट NaOH लेना है, उनकी उपस्थिति में क्रिया करवानी है। तो जैसे क्रिया होगी तो दो तरीके से उत्पाद बनेंगे। यहाँ पे UH से कैसा, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इस H को इसके जोड़ना है बस। तो ये CH2 और ये OH हो गया काम आपका। ये H यहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने, ठीक है। और दूसरा उत्पाद दूसरा पैरा वाला बन जाएगा, ये इस तरीके से OH, और यहाँ पे CH2 और ये OH, दो तरीके से उत्पाद बनते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, लिखा है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। और इसको क्या बोलेंगे, इसको पैरा बोलेंगे। अच्छा, अधिक कौन सा बनेगा, ये बनेगा अधिक, पैरा वाला अधिक बनता है। और ये क्या सा कम बनेगा, ये कम बनता है, ठीक।
ये तो कम बनेगा और ये अधिक बनता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनोल बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल ये अधिक मात्रा में बनता है। इस तरीके से फिनोल की ये 4 प्रकार की जो क्रियाएं हैं, कौन सी वाली, संयुग्मन अभिक्रियाएं, वो कंप्लीट होती हैं और इसी के साथ में फिनोल भी कंप्लीट होता है अपना। अब रह क्या गया, फिनोल के जो उपयोग हैं वो रहते हैं। तो देखो फिनोल के उपयोग क्या है, ये समीकरण समझ में आ गई है। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये एक बहुलक होता है जिसका नाम है बेकेलाइट, और बेकेलाइट की 1 लाख इकाइयों के रूप में काम में लेते हैं इसको। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल जो है वो बेकेलाइट 14वें पार्ट में आएगा। बेकेलाइट की 1 लाख इकाइयां हैं ये, ठीक है, ये दोनों के दोनों, तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आई बात। अब इसके बाद में रहता क्या है इसमें, फिनोल के यूज, इसके उपयोग क्या है। तो उपयोग जो अभी आप यहाँ इसमें जो रासायनिक क्रियाएं आपने लिखी हैं वही इनके उपयोग है। देखो यूज क्या क्या है। सबसे पहला अगर उपयोग देखें, देखो उपयोग, फिनोल के उपयोग हैं और उपयोगों में सबसे पहला उपयोग जो है वो फिनोल जो है वो एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है, प्रतिरोधी के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है। प्रतिरोधी के रूप में इसका इस्तेमाल लेते हैं। जीवाणुनाशी है ये, जीवाणुनाशी कैसा है, जीवाणुनाशी। जो फिनाइल का पोछा लगता है ना, तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है फिनोल का, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो उपयोग है पिक्रिक अम्ल, इसी से बनाया था, पिक्रिक अम्ल बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात और क्या बनाया था, फिनोफ्थेलीन बनाया, फिनोफ्थेलीन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर अब एक रंजक बनाया था हमने, कौन सा था, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है वो रंजक बनाने के अंदर भी इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। इसके अलावा सैलिसिलिक अम्ल बनाने में इसका इस्तेमाल लिया जाता है। सैलिसिलिक एसिड बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एस्प्रिन बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। एस्प्रिन इसमें काम में लेते हैं। एस्प्रिन खाली पेट में काम में ली जाती है, ये सर दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है। आजकल तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया अगर कोई दवा है तो एस्प्रिन है। एक बार बोर्ड में पूछा गया था, एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना देती है वहाँ पे, और जो है उससे फिर क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। ऐसी स्थिति में इसको नहीं लेना चाहिए, नुकसानदायक होती है, ठीक है। इसके बाद में पोषण बचेगा, इसका ईथर बचता है, वो आगे करेंगे। अगर आपका रेस्पॉन्स ठीक रहा तो फिर आगे लगातार चलेंगे, नहीं तो यही 1-2 दिन में आप देखो, जो वीडियो लगे अच्छी उसको कंप्लीट करते रहो, ठीक है।